नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी टॉपिक पर। किसी भी अभिक्रिया के अध्ययन के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली बात कि वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, स्वतः है या नहीं है। तो इसका पता हमें ऊष्मागतिकी अध्ययन से चलता है। जिस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का मान डेल्टा जी या गिब्स ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव होता है, वह स्वतः अभिक्रिया होगी। दूसरी बात, कोई अभिक्रिया होगी तो कितनी होगी, किस सीमा तक होगी, उसका पता हमें रासायनिक साम्य से लगता है। और तीसरी लास्ट बात, अभिक्रिया का वेग, जो हमें रासायनिक बलगतिकी अध्ययन से पता चलता है। तो रासायनिक बलगतिकी होती क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात निकल के आई, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। आपके सामने आपको दिख रहा है कि क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अवधि। तो रेट क्या हो गया? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस। प्लस का मतलब ये हुआ उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, और माइनस का मतलब ये हुआ क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो प्लस क्या दिखा रहा है? उत्पाद के अपीयरेंस को दिखा रहा है, और माइनस डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को दर्शा रहा है, जो आप ये ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। तो अभिक्रिया वेग बराबर था सांद्रता परिवर्तन बटा समय। तो सांद्रता किस में होती है भाई? मोल पर लीटर में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इकाई होगी मोल, लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। अब बात करते हैं कि इस अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से निर्धारित करेंगे। तो मैं आपके सामने दो ग्राफ लिए हैं, क्रियाकारक की सांद्रता और समय में जो ग्राफ है उसका जो ढाल होगा वो अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। इसी प्रकार उत्पाद की सांद्रता और समय में जो खींचा गया ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? रेट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है। तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब हुआ कि जो थोड़े से समय अंतराल के लिए जो वेग लिया जाता है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, जो आपके सामने है प्लस माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। इसी प्रकार से औसत वेग जो बड़े समय अंतराल के लिए लिया जाता है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, उसे कहेंगे औसत वेग। आपके सामने एक अभिक्रिया है N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D। तो इसमें इसको अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से दर्शाएंगे? देखिए आप यहाँ पर, ए क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो माइनस वन अपॉन N1 डी ए अपॉन डी टी बराबर माइनस वन अपॉन N2 डी बी अपॉन डी टी बराबर प्लस वन अपॉन N3 डी सी अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन N4 डी डी अपॉन डी टी। यहाँ पे N1 N2 N3 N4 ये क्या है? मोल, क्रियाकारकों और उत्पादकों के मोल। आपके सामने जो नीचे अभिक्रिया है हैबर प्रोसेस अमोनिया का, उसमें आप देख लीजिए इसी प्रकार से इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है, उसको भी अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं अभिक्रिया के वेग को। अब आगे बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहली बात कर रहे हैं सांद्रता। सांद्रता, जो क्रियाकारकों की सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग के समानुपाती होती है। जैसे जैसे क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या या टकराने की संभावना बढ़ती जाती है। जो आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट क्रियाकारकों की सांद्रता के बिल्कुल समानुपाती होती है, इसी प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अगर रेट दुगनी सांद्रता दुगनी करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से
तृतीय कोटि अभिक्रिया में हो जाता है। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ताप, टेम्परेचर। देखो, सामान्यतया किसी अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और सामान्यतया किसी रिएक्शन के दौरान ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, जिसको अपन ताप गुणांक में दर्शा रखा है कि वेग स्थिरांक 10 डिग्री पे और वेग स्थिरांक T ताप पर। अब मैं बात कर रहा हूँ दो अलग अभिक्रियाएं, एक तो होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ता है या ऊष्मा निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। ऐसी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के दौरान ऑलरेडी पहले से ताप बढ़ा हुआ है, तो रिएक्शन रिवर्स में चलने लग जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाती है। इस वजह से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदलने लग जाता है। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग घटता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, और इस ऐसी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब बात कर रहे हैं दाब का। दाब का इफेक्ट जो गैसियस रिएक्शन होती है उन पर पड़ता है। अब गैसियस रिएक्शन जैसे वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद व क्रियाकारक के मोल सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा, ऐसी अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी कैटेगरी है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के मोल क्रियाकारक से ज़्यादा होते हैं, ऐसी स्थिति में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। अर्थात मोल परिवर्तन अगर धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में दाब के बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग घटेगा। इसी प्रकार से जो तीसरी टाइप की कैटेगरी है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के मोल क्रियाकारक से कम होते हैं, अर्थात मोल परिवर्तन नेगेटिव होता है, ऐसी अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये अपने बात की दाब की। अब चौथा जो पॉइंट है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्रियाकारक व उत्पाद की ऊर्जा में कोई चेंज नहीं करता। अब बात कर रहे हैं धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? वह उत्प्रेरक वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है कि अभिक्रिया के दौरान जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको घटा देता है, अर्थात यह कम ऊर्जा वाला पथ प्रदान करता है अभिक्रिया को, जो इस कारण अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। आप सामने इस ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ क्रियाकारक है और ये अपने पास सक्रियण ऊर्जा है, और जैसे ही हमने कैटेलिस्ट मिलाया सक्रियण ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाती है, इस कारण अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक इस प्रकार से कई अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। पांचवा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे आप देखें कि नमक का बड़ा पार्टिकल है, उसको आप पानी में घोलना चाहते हैं तो वह आसानी से घुलता नहीं, काफ़ी समय लगता है, और यदि उसी पार्टिकल को बारीक पाउडर फॉर्म में ले लिया जाए और फिर नमक को घोला जाए तो पानी में आसानी से घुल जाता है। हुआ क्या है, जब उसको पाउडर फॉर्म में लिया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो छठा पॉइंट है विकिरण। विकिरण का प्रभाव फोटोकेमिकल रिएक्शन पर पड़ता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे आपके सामने मैंने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण लिख रखा है। यह अभिक्रिया यूवी व विजिबल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसके अलावा दूसरे प्रकाश में संपन्न नहीं होती है। और एक बात और है, विलायक का प्रभाव भी पड़ता है कि जो आयनिक के क्रियाकारक होते हैं, जो आयनिक प्रकृति के होते हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में वे आसानी से घुल जाते हैं और उसमें अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। और जो सहसंयोजक प्रकार के क्रियाकारक हैं या सहसंयोजक अभिक्रियाएं होती है वह कार्बनिक विलायकों में
आसानी से संपन्न हो जाती है, अर्थात समान समान में घुलता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर विलायक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आज हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले पॉइंट्स पर चर्चा की है। धन्यवाद।